हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिका एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने विजन आईएएस की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो हम उसमें अपना थर्ड आर्टिकल्स लेते हैं, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। पहली बात तो हमें ये वाला इंडेक्स मीन्स में, हाँ, क्या ये मीन्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। यस, यू कैन यूज दिस इंडेक्स इन मीन्स। ठीक है, यू आप इसको मेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डाटा दिया गया है, आप उसको कोट कर सकते हैं। सो योर आंसर विल बी वेरी ऑथेंटिक। प्री में यस, इट विल बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज देखो, पहले हमें इसमें प्री के लिए क्या जानना जरूरी है। प्री के लिए ये इंडेक्स क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, या फिर इसके अंदर कुछ कैटेगरीज है तो उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा ये चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने रिलीज किया है। इसके अंतर्गत क्या देखा जाएगा, जो पंचायत होती है उसमें हम देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस, किस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस को मेजर करेंगे। ठीक है, लगभग 2.6 लाख ग्राम पंचायत है, उनकी प्रोग्रेस को मेजर करेंगे। ठीक है, अब ये जो इंडेक्स है ये लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के फ्रेमवर्क पर आधारित है, जिसमें 17 जो एसडीजी के गोल है उसको 9 थीमेटिक एरिया में क्लब कर दिया गया है। ये 9 थीमेटिक एरिया यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट थीम है पॉवर्टी फ्री एंड इनहेंस लाइवलीहुड इन पंचायत। सेकंड थीम हमारी हेल्दी पंचायत। थर्ड इज चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत। फोर्थ इज वाटर सफिशिएंट पंचायत। फिफ्थ इज क्लीन एंड ग्रीन पंचायत। सिक्स्थ है हमारी पंचायत विद सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड सेवंथ सोशली जस्ट एंड सोशली सिक्योर पंचायत। एंड एट्थ इज पंचायत विद गुड गवर्नेंस। एंड नाइन्थ वुमेन फ्रेंडली पंचायत। ठीक है, इसमें परफॉर्मेंस कैटेगरी भी बांटी गई है, जिसमें 5 कैटेगरी है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेंट एंड बिगिनर्स। अलग अलग इनको पॉइंट्स दिए गए हैं, 90 से अबोव, 70 टू 95, 60 टू 65, 40 और 60 के बीच में, और बिलो 40। ठीक है, तो इसमें जो डाटा दिया गया है उसमें जो पार्टिसिपेशन है वो 97.30% का पार्टिसिपेशन है स्टेट्स का, यानी कि जो हमारी पंचायत है अक्रॉस 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, जिसमें 80.79% पार्टिसिपेशन वॉज अचीव्ड अंडर PAI वर्जन 1.0 लॉन्च इन 2005। यानी इसके अंतर्गत इतनी पंचायत जो है इतनी पंचायतों ने ये वाला जो वर्जन जो 2025 में लॉन्च किया गया था उसको अचीव कर लिया गया है। तो क्या इम्प्रूवमेंट हुई है 2.0 वाले जो फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत। एक तो हमने जो डाटा एंट्री है उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। फिर जो भी हम काम होता है उसको ग्राम सभा के द्वारा वैलिडेट किया गया है, ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो सके। फिर ऑटो पोर्टिंग ऑफ डाटा फ्रॉम नेशनल पोर्टल, जो भी हमारी यूनियन की जो पोर्टल्स होते हैं वहाँ से सीधा इस पोर्टल पर, यहाँ पर हम सीधा इस इंडेक्स में हम पोर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर सॉफ्ट एंड क्रॉस डाटा वैलिडेशन, ताकि एक्यूरेसी बनी रहे। रियल टाइम डैशबोर्ड्स दिखाएगा। एम्बेडेड वर्नाकुलर लैंग्वेज सपोर्ट, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज है पंचायत में, जो भी आपकी स्टेट लेवल पर लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसको एम्बेडेड करेंगे। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में अगर हम बात करें तो सिर्फ फ्रंट रनर में 1.4% ग्राम पंचायत है। परफॉर्मर कैटेगरी में अराउंड 45.72 स्टेट्स है, सॉरी ग्राम पंचायत है। एंड एस्पिरेंट में 47.6 है एंड बिगिनर में 5.27 है। हम कह सकते हैं कि फ्रंट रनर कैटेगरी में हमारी 5% से भी कम है या 2% से भी कम है ना। हमें एग्जैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट हमारी है कुछ टॉप परफॉर्मिंग होगी, कुछ लैगिंग स्टेट्स होगी। लीडिंग स्टेट्स में जिन्होंने लगभग 80% का इम्प्रेसिव परफॉर्म किया है उसमें फर्स्ट हमारा है त्रिपुरा। कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम अपने कोर्स में वगैरह में अपने मेन सेंटर आंसर राइटिंग में लिखते हैं कि केरल सबसे अच्छा स्टेट है। नहीं, यहाँ पर अगर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में आए तो त्रिपुरा इज फर्स्ट, देन केरल एंड देन ओडिशा। एंड लेगिंग स्टेट्स में फर्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश है, देन राजस्थान, बिहार एंड पंजाब। ठीक है, फिर पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस होते क्या है, देखिए
सरकार द्वारा ऊपर से जो हमारे ऊपर जो यूनियन में जो गवर्नमेंट बैठी है, वो नीचे क्या हो रहा है उसका इतनी अच्छे से उसको काम नहीं कर सकती। तो इसीलिए ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया था। लगभग हमने 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर हमने पीआरआई को बनाया था, जिसमें आर्टिकल 243 एंड 243 ओ को जोड़ा गया था एंड 11 शेड्यूल जोड़ा गया था। इसमें 3 टायर पंचायत है जो लगभग हर स्टेट्स में बनाई जाएंगी। इसमें 11 शेड्यूल जोड़ा गया था, जिसमें 29 जो सब्जेक्ट्स है पंचायत के, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पंचायत को ट्रांसफर किए जाएंगे। ठीक है। संवैधानिक स्टेटस 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत आया था। पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था एंड द 11 शेड्यूल ऐड किया गया था। ठीक है। और ये 3 टायर गवर्नमेंट है, 11 शेड्यूल, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफ़र किया गया था स्टेट से पंचायत में। तो कैसे ये जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, वो कैसे पीआरआई को जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस है उसको इम्प्रूव करेगा। एक तो देखो, अगर हमारे पास डाटा है, हाँ, तो हमारे पास एक एविडेंस बेस्ड प्लानिंग कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में हमें कमी दिख रही है, अगर हमें ऐसा दिख रहा है कि वोटर लेवल यहाँ पर अच्छा नहीं है, तो हम वहाँ पर वोटर के लिए हम कुछ ना कुछ स्कीम्स लॉन्च करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा वहाँ पर वोटर शेड मैनेजमेंट का काम करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करेंगे। सो उसके बेस पर अगर हमारे पास डाटा है तो हम एविडेंस बेस्ड प्लानिंग कर सकते हैं। फिर हम डाटा ड्रिवन गवर्नेंस फॉर इन्फॉर्म डिसीजन, देन वी कैन चूज इन्फॉर्म डिसीजन, हम वी कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन का एंगेजमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है। लोकलाइज डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, हमने ऊपर की तरफ से यानी कि टॉप डाउन मॉडल से हमने सीधा बॉटम अप अप्रोच स्टार्ट की है। हेल्दी कंपटीशन एंड रिवॉर्ड करेगा एक्सीलेंस को, जो कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ाएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। स्ट्रेंथनिंग पंचायत गवर्नेंस, जिसमें बिकॉन पंचायत, पंचायत लर्निंग सेंटर, मॉडल वुमेन फ्रेंडली पंचायत एंड प्रमोट करेगी पीयर लर्निंग एंड एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो दिस इज द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। हमें डाटा देखा, वी कैन कोट इन आवर मीन्स आंसर एंड फॉर प्री वी हैव टू नो कि हमें ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, कितने थीमेटिक एरिया है इसके अंतर्गत और कितने इसके कैटेगरीज है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है ना, उसको ट्रायनी ऑफ द इलेक्टेड बताया है। क्यों, क्या मतलब है इसका ट्रायनी ऑफ द इलेक्टेड? इसका मतलब क्या है, देखो, ऐसे क्यों बताया है, क्योंकि देखो अभी गवर्नमेंट ने बहुत सा एक प्रोविज़न लाया था, एक्ट लेकर आई है, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो जो ईसीआई है उसके मेंबर्स को, चेयरपर्सन को, उसको इलेक्ट करेगी। तो यहाँ पर बोला है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अगर वही ईसीआई को अपॉइंट करती है, तो लोगों का जो इलेक्शन प्रोसेस में विश्वास है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए इसको ट्रानी ऑफ द इलेक्टेड बताया गया है कि जो सरकार लोगों द्वारा चुनकर आई है, अगर वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चुनेगी, तो इलेक्शन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी कम हो सकती है। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो स्टेटमेंट दी है, ये जो एक्ट है हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट, उसको चैलेंज किया था, तो उसकी हियरिंग में ये स्टेटमेंट दी थी। फिर अंडर 2023 एक्ट जो सिलेक्शन कमेटी का कंपोजिशन है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, जिसमें देखो उसमें इस कमेटी के अंदर पीएम होगा, एक कैबिनेट का मिनिस्ट्री होगा, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, जो कि गारंटी दे, मतलब 2:1 डिसाइडिंग मेजोरिटी से फैसले लिए जाएंगे, अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अब ये जो सिलेक्शन कमेटी है उसके पास स्टेचुरी पावर है कि वो जो सर्च कमेटी के द्वारा 5 मेंबर के नाम दिए गए हैं उसको इग्नोर कर सकती है, उसको बाईपास कर सकती है और अपनी मर्जी से कोई भी व्यक्ति चुन सकती है। तो सीधा सीधा ये ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के पास पूरा पावर रहता है और इसीलिए इसको टार्नी ऑफ द इलेक्टेड बोला गया है। फिर संविधान में कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, आर्टिकल 324 टू 329। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में दिया गया है। इसमें आर्टिकल 324
2 में बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत कौन कौन होंगे। इसके अंतर्गत चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे और एक इलेक्शन कमीशन और कुछ अदर मेंबर्स होंगे जो जिसे हम इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। और ये जो है, इसकी क्या संख्या होगी वो प्रेसिडेंट के ऊपर है। प्रेसिडेंट जितना चाहे, जितने मर्जी चाहे, मतलब एक इलेक्शन कमीशन और अदर मेंबर्स प्रेसिडेंट फिक्स कर सकता है। ठीक है, से यहाँ पर फिक्स करने की बात हुई है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट की बात नहीं हुई है आर्टिकल 3 to 4 में। फिर इट स्पेसिफाई दैट अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट शैल बी subject to the provisions of any law made in that behalf by parliament। अपॉइंटमेंट, पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी उसके उसमें जो भी प्रोविज़न होगा उसी के बिहाफ पर प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेगा। किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अदर्स मेंबर्स को। फिर आर्टिकल 3 to 4 5 में दी गई है जो कंडीशन है सर्विस की वो वेरी नहीं हो सकती उसके अपॉइंटमेंट के बाद। यानी कि इलेक्शन कोई भी मेंबर्स होता है उसकी उसको अपॉइंट कर दिया आपने तो उसकी जो सर्विस कंडीशन है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इट आल्सो प्रोटेक्ट द सीईसी बाय स्टेटिंग दैट दे कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस लाइक सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज को हम रिमूव करते हैं ऐसे ही चीफ इलेक्शन कमीशन को हम रिमूव करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है उसको सेम कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं मिलता एज दे कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस सिंपली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो तो सुप्रीम कोर्ट की तरह जो है रिमूव किया जाएगा, लेकिन जो अदर इलेक्शन कमीशन है उसको सीईसी की रिकमेंडेशन पर ही रिमूव किया जाएगा। अदर आर्टिकल्स, आर्टिकल 326 जिसमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बात की है, जहां पर लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सफरेज पर होंगे। यानी कि 18 साल से ऊपर जिसकी भी एज है वो वोट डाल सकता है और लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। आर्टिकल 327 एंड 328 में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर को पावर देता है कि वो इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स पर लॉ बना सकते हैं। कंफ्यूजिंग पॉइंट, यहाँ पर पार्लियामेंट तो बना सकती है, क्या स्टेट लेजिस्लेटर भी बना सकते हैं? यस, बना सकती है। कैसे बना सकती है? अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने ऐसे स्टेट लेजिस्लेचर ने पार्लियामेंट के ऐसे कोई भी मतलब कोई भी ऐसा कानून है जहाँ पर पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बना रखा है वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर अपना लॉ बना सकती है। फिर है हमारा आर्टिकल 229, वो बार करती है किसी भी कोर्ट को कि आप विद इन द इलेक्शन प्रोसेस आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, और जब भी अगर इंटरफेयर करने की बात आती है तो वो सिर्फ इलेक्शन पिटीशन के थ्रू ही की जा सकती है। ठीक है, यहाँ हमने डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स पूछे हैं आर्टिकल 324 से 329 के बीच में। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट की वो किस तरह से इवोल्व हुई है। देखो, आर्टिकल 1991 से पहले ऐसा कोई भी लॉ नहीं था। 1991 से पहले कोई भी लॉ नहीं था। फिर 91 में लॉ आता है जिसका नाम था इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991, जिसमें उसके टर्म्स कितने साल वो काम कर सकता है, सैलरीज, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स एंड हाउ एवर इट उसने अभी भी कोई भी सिलेक्शन प्रोसीजर डिफाइन नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पर अभी भी सिलेक्शन प्रोसीजर डिफाइन नहीं किया गया था। फिर 2023 में अनूप बरनवाल का केस होता है जिसमें बोला कि हम इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है हम उसको सिर्फ एग्जीक्यूटिव पर नहीं छोड़ सकते, इसमें इंस्टीट्यूशन की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी बनाने के बारे में कहा जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, और यहाँ पर पार्लियामेंट ने फिर एक्ट इनेक्ट किया जिसमें 1991 का एक्ट रिपील किया गया। तो उन्होंने बोला कि सर्च कमेटी के अंतर्गत ये जो सर्च कमेटी है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा हेडेड की जाएगी, जो कि 5 नाम जो है शॉर्ट लिस्ट करेगा, बताएगा। फिर सिलेक्शन कमीशन के पास फिर सिलेक्शन कमीशन जिसमें प्राइम मिनिस्टर, एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा जो फाइनल रिकमेंडेशन देगा। फिर जो एग्जीक्यूटिव के पास डिस्क्रिशन है जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो सर्च कमेटी के द्वारा जो भी नाम बनवाए गए हैं उसको बाईपास कर सकता है और किसी अदर पर्सन को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, फिर हमें देखना है कि अलग अलग जो कमिटीज़ है
सिलेक्शन कमी सीईसी और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड उन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशन दी थी। जैसे तारकुंडे कमेटी, गोस्वामी एंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने भी 3 मेंबर कोलिजियम सिस्टम के बारे में बताया था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सीजीआई होंगे। फिर सेकंड एआरसी रिपोर्ट ने भी बोला था, इस जो कोलोजियम में प्राइम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन, लॉ मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इन्होंने लगभग 1 2 3 4 5 आदमियों की रिकमेंडेशन दी कि कोलोजियम में 5 बंदे होने चाहिए। बाकी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में एक इंडिपेंडेंट पैनल होगा जो कि डिसाइड करेगा, जिसमें यूएस के यूके के अंदर स्पीकर के द्वारा कमेटी बनाई जाएगी, जो एंड रिक्वायर अप्रूवल फ्रॉम द हाउस ऑफ कॉमन्स बिफोर द मोनार्क, जहाँ पर मतलब स्पीकर की कमेटी होगी और वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स का अप्रूवल चाहिए। यूएस के अंतर्गत प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है मेंबर्स को, बट द सिलेक्शन स्ट्रिक्टली रिक्वायर कंफर्मेशन बाय द सीनेट, यानी सीनेट के द्वारा वहाँ पर कंफर्मेशन ज़रूरी है। मेंबर्स आर बेयर फ्रॉम होल्डिंग अदर फेडरल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पोजीशंस एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। ठीक है, इनको बेयर किया गया है कि आप जब भी अपॉइंटमेंट होने के बाद आप किसी भी फेडरल, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पोजीशंस को होल्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा है, देखो यहाँ पर कोर्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, उन्होंने भी वॉर्न किया था कि दैट फॉर इलेक्शंस टू बी ट्रूली फ्री द इलेक्टोरल मशीनरी मस्ट बी टेकन आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे एंड नॉट रिमेन अंडर द थंब ऑफ एग्जीक्यूटिव। कि अगर हमें अपने इलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करना है तो वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आनी चाहिए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के अंडर द थंब नहीं होनी चाहिए। सो नेक्स्ट जो हमारी आर्टिकल है वो स्पोर्ट्स गवर्नेंस से रिलेटेड है। ठीक है, नेशनल सपोर्ट गवर्नेंस बोर्ड रूल्स एंड नेशनल सपोर्ट ट्रिब्यूनल रूल्स ये बनाए गए हैं, और ये जो रूल्स है वो नेशनल सपोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के अंतर्गत बनाए गए हैं। स्पोर्ट्स जो रेगुलेशन है वो स्टेट्स के जुरिडिक्शन में आता है, यानी एंट्री नंबर 33 स्टेट लिस्ट 7th शेड्यूल है। देखो 7th शेड्यूल के अंतर्गत तीन लिस्ट है, स्टेट है, सेंटर वाली है और कंकरेंट लिस्ट है। इसके अंतर्गत जो 33 वाली एंट्री है उसके अंतर्गत सपोर्ट गवर्नेंस आता है। इसी में ही हमने पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है और जो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल्स एक्ट 2007 को इनेक्ट किया है। फिर ये क्या रूल्स क्या बताते हैं, एक तो स्पोर्ट्स बोर्ड कंपोजिशन में कौन कौन होगा, फिर इसकी टर्म क्या क्या है, फिर इसके पावर और फंक्शंस क्या होंगे और इसका ऑडिट कौन करेगा। तो इसमें कंपोजिशन यानी कि कौन कौन होगा, इसमें एक चेयरपर्सन होगा और 2 अदर मेंबर्स होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, और यहाँ पर अपॉइंटमेंट भी एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होगी, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, कौन कौन होगा, एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स। टर्म इसकी 3 साल होगी या फिर 65 ईयर्स, जो भी कम हो, मतलब 3 साल होगी या फिर उसने 65 के अंडर अंडर हो, तब उसकी टर्म ऑफ एज है। रीअपॉइंटमेंट यस पॉसिबल है फॉर 1 एडिशनल टर्म, सिर्फ एक एडिशनल टर्म के लिए रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। फिर पावर वही अपने रिकॉर्ड करना नेशनल सपोर्ट इलेक्शन पैनल को, नेशनल सपोर्ट स्पोर्ट्स बॉडीज़ बनाना, ठीक है, इनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, गाइडलाइंस बनाना गवर्नेंस स्पोर्ट्स गवर्नेंस से रिलेटेड, और इंटरनेशनल कोई भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको रिकमेंड करेंगे। फिर इसका ऑडिट सबसे इम्पोर्टेंट वी कैन से, तो जो कैग है वो इस अकाउंट उसके जो बोर्ड है बोर्ड के अकाउंट्स को ऑडिट करेगी, कैग ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर इस रूल के अंतर्गत 2026 रूल्स के अंतर्गत चेयरपर्सन और मेंबर्स का जो टेन्योर है वो 5 साल और 70 साल बताया गया है, और जो मेंबर्स है मेंबर्स का 5 ईयर और 67 ईयर्स। यहाँ पर देखो 70 है तो हम अगर क्वेश्चंस में आता है 65 ईयर है तो नहीं, ये 67 ईयर है, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि या तो मान लो 70 मिलता है, 60 मिलता है ना, 65 होगा, तो यहाँ पर 67 दिया गया है। रीअपॉइंटमेंट बोथ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स कैन बी अपॉइंटेड फॉर मोर टर्म। पावर है, अलग अलग पावर है, जनरल पावर है, इंटीरियम ऑर्डर्स है और इन्फोर्समेंट भी कर सकती है वो। जनरल पावर यानी कि वो ऑर्डर इशू कर सकती है, इंटीरियम यानी स्टे कर सकती है कोई भी अपील को, कोई भी आफ्टर हियरिंग कंसर्न पार्टीज वो किसी भी ऑर्डर का स्टे कर सकती है। इन्फोर्समेंट यानी कि अपने रूल्स अपने
बात को मनवा सकती है, इन्फोर्स कर सकती है। ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स आर इन्फोर्सेबल लाइक कोर्ट और सिविल कोर्ट्स डिक्रीज। नेक्स्ट है टेक्नो लीगल मेजर्स। डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा, ऑनलाइन फंक्शंस किए जाएंगे जिसमें डिस्प्यूट नोटिस डॉक्यूमेंट्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर्स को हैंडल किया जाएगा, डिस्प्यूट ऑर्डर को हैंडल किया जाएगा। अब रिफॉर्म मतलब इनका क्या रिफॉर्म होगा? एक तो देखो, ये जो हमारा इंटरनल डिस्प्यूट्स है, फैक्शनल पॉलिटिक्स है, उसको कम करेगा, लिटिगेशन को कम करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट में जाने की बजाय यहाँ पर सीधा ट्रिब्यूनल्स में केसेस को हैंडल किया जाएगा। गवर्नेंस मॉडल को, हमारे गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करेगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, अकाउंटेबिलिटी, एथिकल कंडक्ट, एथलीट सेंट्रिक गवर्नेंस को बढ़ावा देगा। ग्लोबल नॉर्म्स की तरफ अलाइनमेंट होगा। फिर एथलीट वेलफेयर प्रोटेक्शन के लिए भी ये अच्छा है, जिसमें हम वुमेन, माइनर्स, वनरेबल एथलीट्स को अगेंस्ट अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ उनके सेफगार्ड प्रोवाइड करेगा एंड बूस्ट करेगा इंडियाज ओलंपिक एम्बिशंस। ठीक है, जो शॉर्ट्स न्यूज़ है, अब हमारी है शॉर्ट न्यूज़। फ्रेमवर्क फॉर मिलियन प्लस सिटीज़, ये एक रिपोर्ट है जो नीति आयोग ने बनाई है, रिलीज़ की है। इसमें लगभग 47 मिलियन प्लस सिटीज़ के अकाउंट है, जहाँ पर इसने बोला है ये जो सिटीज़ है ना, वो इंडिया की पॉपुलेशन का 1/3 है, जो 60% इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, हाउएवर सिटीज़ में हमने देखा है चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहाँ पर है ही नहीं, सर्विस डिलीवरी, हाउसिंग, मोबिलिटी, environmental sustainability and social inclusion. These are the challenges that are faced by urbanization process, within the urbanization process. तो अर्बन गवर्नेंस के अंतर्गत ये क्या चैलेंजेस है, गवर्नेंस के अंदर बोला है इसने। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, गवर्नेंस के अंतर्गत। एक तो पहली बात, फंक्शंस का डिवोल्यूशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। लगभग 18 में से 4 फंक्शन ही ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लोकल बॉडीज़ को दिए गए हैं। फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशनल सेटअप एंड इनफेक्टिव लीडरशिप। मेयर्स जहाँ पर कंट्रोल करते हैं वो रियल हेड नहीं होते, लेकिन वहाँ पर मतलब सबसे ज़्यादा मेयर का ही ऐसे कहते हैं कि यही इनकी चलती है। फिर रिवेन्यू बहुत ज़्यादा वीक है, स्टेट की फंड पर स्टेट और सेंटर के फंड पर, ग्रांट्स पर, इन पर ज़्यादा निर्भर निर्भर रहते हैं ये। लिमिटेड डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, फंड्स का डिवोल्यूशन भी बहुत ही कम होता है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी, हमने देखा है कि कई बार ट्रांसपोर्ट, प्लानिंग, वाटर सैनिटाइजेशन से समस्या हमें लोकल लेवल पर देखने को मिलती है, एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, फिर हमारी है इसके अंतर्गत रिकमेंडेशन क्या क्या है। एक तो लीडरशिप, इन्होंने बोला है कि मेयर को ना फिक्स टर्न्योर के लिए इलेक्ट किया जाए, डायरेक्टली इलेक्ट किया जाए, और एक एम्पावर्ड मेयर इन काउंसिल होनी चाहिए। फिर इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी, हमें वाटर को, सैनिटाइजेशन को, ट्रांसपोर्ट को हमें एक साथ देखना होगा। हमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वाटर को अलग देखें, ट्रांसपोर्ट को अलग देखें, सैनिटाइजेशन को अलग देखें, नहीं, हमें सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। म्यूनसिपल फाइनेंस को, सबसे बड़ी बात, फाइनेंस ज़रूर होना चाहिए, उसके खुद के रिवेन्यू रिसोर्स को बढ़ावा देना चाहिए, टाइमली फिजिकल ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, एंड मार्केट बेस्ड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म भी इम्प्रूव करने चाहिए, जैसे कि म्यूनसिपल बॉन्ड्स है। इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए, एंड लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स वी कैन डू इट। ठीक है, नेक्स्ट है सिटीजनशिप रूल्स 2026। हम ये जो रूल्स है इसको अलग से करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इस पर पोज लगाते हैं। नेक्स्ट है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। अभी रिसेंटली जो 2/3 राज्यसभा के एमपी है, ये आप पार्टी है, उन्होंने क्विट कर दिए हैं और बीजेपी को ज्वाइन हो गए हैं, लीडिंग टू सबमिशन ऑफ अ डिसक्वालिफिकेशन प्लिया, जिसकी वजह से डिसक्वालिफिकेशन की जो प्लिया है वो सबमिट की गई है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने मेंबर्स वहाँ से उधर ट्रांसफ़र हुए हैं। हमें ये देखना है कि संविधान के अंतर्गत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत डिसक्वालिफिकेशन के बारे में क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। यूपीएससी ने क्या उससे पीछे प्रीवियस ईयर्स में कोई क्वेश्चंस पूछा है, सो हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। तो 10th शेड्यूल है जो कि डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपी से डील करता है, एंड इन्होंने बोला है कि डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन नोट टू अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर। मर्जर भी 2/3 अगर मेंबर, अगर मतलब एक पार्टी है, वहाँ के 2/3 मेंबर अगर स्प्लिट होकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वहाँ पर डिफेक्शन अलाउड नहीं होगा, डिफेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर यही बात दी गई है। ठीक है, एटलीस्ट 2/3 मेंबर वहाँ पर होने चाहिए डिफेक्शन के लिए, तो वहाँ पर डिफेक्शन लागू नहीं होगा। फिर 10th शेड्यूल
जिसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंतर्गत लेकर आया गया था, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ को स्ट्रेंथन करना बाय रिमूविंग, मतलब फिर हमारा ना 91st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। पहले क्या था, इस ये जो संख्या थी ना, पहले 2/3 की जगह 1/3 थी। यानी एक पार्टी है, अगर पार्टी में से 1/3 मेंबर स्प्लिट हो जाते हैं तो वहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन अलाउ नहीं होगा। लेकिन 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया, वहाँ पर ये प्रोविज़न 1/3 की जगह पर क्या कर दिया गया, 2/3 कर दिया गया। यानी अगर आप 2/3 मेंबर्स पार्टी के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन अलाउड नहीं होगा। बाकी और भी अदर्स प्रोविज़न है जहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो लगता है। ग्रांट्स क्या क्या है, अगर कोई भी मेंबर वॉलेंट्री गिव अप कर देता है किसी भी मेंबरशिप को, फिर वो जो पार्टी व्हिप है उसकी बात को नहीं मानता है, या फिर एक इंडिपेंडेंटली जो इलेक्टेड लेजिस्लेचर है वो पॉलिटिकल किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर कर देता है। यानी कि एक बंदे ने इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ा, वो जीत जाता है, बट आफ्टर विनिंग जब वो दूसरी पार्टी में इलेक्ट हो जाता है तो उसको मतलब दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो वहाँ पर भी डिस्क्वालिफिकेशन अलाउड होगा। नेक्स्ट है एक नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में। अगर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने से पहले अपनी पार्टी बदल लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, लेकिन आफ्टर 6 मंथ अगर वो पार्टी बदलता है तो ही विल बी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, इसमें पावर कौन है, कौन डिस्क्वालीफाई करेगा, यहाँ पर स्पीकर होगा और चेयरमैन होगा जो कि इसका डिस्क्वालिफिकेशन के डिसीजन लेता है। स्पीकर विद रिस्पेक्ट टू लोकसभा एंड चेयरपर्सन विद रिस्पेक्ट टू राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रिजन स्टेटिक्स इंडिया रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये वाला जो टॉपिक है वो गवर्नेंस में जो प्रिजन वाला टॉपिक हम करते हैं, प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड प्रिजन वाला टॉपिक करते हैं, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डाटा दिया गया है। ठीक है, तो डाटा में हमें नंबर ऑफ प्रिजन्स इंक्रीज हुए हैं, यानी जो कैदी है, कैदियों की संख्या बढ़ी है नेशनल लेवल पर। 1,333 जो प्रिजन्स है, नंबर्स ऑफ प्रिजन्स यानी कि जो जेल है उनकी संख्या बढ़ी है। द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ प्रिजन्स वो भी 3.3% बढ़ी है, वाइल जो नंबर ऑफ प्रिजनर्स है जो कि जेल में बंद है उनकी संख्या 3.5 से डिक्रीज हुई है। अब प्रिजन ऑक्यूपेंसी रेट क्या डिक्लाइन हुई है, यस। अब पहले कितनी थी, 120 थी, अब ये 112.7 हो चुकी है। जेंडर वाइज पॉपुलेशन भी दिया गया है, जहाँ पर प्रिजनर्स की संख्या में 95.8% प्रिजनर्स मेल है, 4.14 फीमेल है और 122 जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सनस है। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास वुमेन जेल्स कितनी है, 34 है। यहाँ पर हम कह सकते हैं मतलब थोड़ा सा मतलब जेंडर के बेस पर प्रिजन्स भी बहुत ज़्यादा कम है, जहाँ पर हमें दिखता है कि वोलेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग रिकमेंडेशन दी है कि हमें ओपन प्रिजन्स का कंसेप्ट दिया था सुहास चकमा केस में, एंड इस्टेब्लिश करना डाटा ड्रिवन रिहेबिलिटेशन ट्रैकिंग सिस्टम। फिर एन मुल्ला कमेटी ने भी बोला था कि हमें एक ऑल इंडिया सर्विस जिसे इंडियन प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विस रिड्यूस अंडर टायर्स इन जेल्स एक बनानी चाहिए। फिर अमिताभ रॉय कमेटी ने भी इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट, यूज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ताकि हमारे जो केसेस है उसको कम कर सके। फिर ये अलग अलग चैलेंजेस है जैसे कि ओवर क्राउडिंग, स्टाफ शॉर्टेज लगभग 36.84 जो है वैकेंसी यहाँ पर अभी भी है। सिक्योरिटी का कंसर्न है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ अंडर ट्रायल्स हम देखते हैं, जो अंडर ट्रायल्स की संख्या कितनी है 72.61, लेकिन जो एक्चुअल कन्विक्ट्स कितने हैं सिर्फ 26.6% है। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर ट्रायल्स की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर ऑक्यूपेंसी रेट भी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जितनी ये जो ऑक्यूपेंसी है, प्रिजन ऑक्यूपेंसी रेट का मतलब क्या होता है कि जेल, ये आपकी प्रिजन है, ये आपकी जेल है, वहाँ पर सिर्फ 100 लोग ही आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर है कितने बंदे, 112। पहले ये 120 थी, अब ये कितनी है, 112 है। यानी 100 की जगह आपने 112 बंदे एक ही जेल में घुसा दिए हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं प्रिजन ऑक्यूपेंसी रेट। नेक्स्ट है अनरियलाइज्ड बजटरी यूटिलाइजेशन, सिर्फ 82.5% बजट का यूटिलाइज होता है, एंड रीहैब प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा कम है। मीजर्स लिए गए हैं, मॉडल एक्ट भी पास किया गया है, ई प्रिजन प्रोजेक्ट भी
लागू किया गया है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा एंड फास्टर कोर्ट, ताकि जो बेल ऑर्डर्स है उसमें डिले कम हो सके। फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट बिल, नंबर ऑफ जजेस। देखो, जब भी हमें इसमें सीधी सीधी बात क्या है कि एक आर्टिकल 124 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है और पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो जो जजेस की संख्या है उसको निर्धारित कर सकती है। इसी के लिए गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट ने लॉ लेकर आई थी 1956 में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या है वो 10 की गई थी, एक्सक्लूडिंग द सीजीआई। ठीक है, जहां पर जो सीजीआई की स्ट्रेंथ है वो लगातार बढ़ती गई है 1960, 77, 86, 2008 एंड 2019 में। ठीक है, वंस द अमेंडमेंट लॉ कम्स इनटू फोर्स, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियन सिस्टम बनाया था जो रेकमेंड करेगा जजेस को टू द गवर्नमेंट फॉर अपॉइंटमेंट टू द टॉप कोर्ट। यानी ये कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, कोलेजियम सिस्टम में 5 लोग होंगे, 5 लोग होंगे और वो रिकमेंडेशन देंगे। 5 लोग होंगे और वो जजेस की इसमें सीजीआई कंसल्ट करता है कॉलेज इन कंसल्टेशन विद कॉलेजियम मेंबर, वो इनिशिएट करता है अपॉइंटमेंट प्रोसेस को। कॉलेजियम की जो रिकमेंडेशन है यूनियन मिनिस्टर को सेंड की जाती है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है, जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है बाद में कि हाँ, ये वाला फलाना फलाना पर्सन है, इसको अपॉइंट कर दीजिए। ठीक है, पहले क्या होगा, कॉलेजियम सिस्टम होगा, फिर लॉ मिनिस्टर के पास जाएगा, देन प्राइम मिनिस्टर के पास से प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ठीक है, वो फाइनली यहाँ पर अपॉइंट करता है। सिग्निफिकेंस है, एक तो फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस, टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस एंड पेंडेंसी केस भी रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब एडिशनल जजेस का क्या क्या फ़ायदा है। फिर हमारा है ई कोर्ट मिशन। ई कोर्ट मिशन के अंतर्गत सिक्किम जो है वो पहला पेपरलेस स्टेट जुडिशरी बन गया है, यानी जितनी भी लीगल प्रोसेस होगी वो इलेक्ट्रॉनिक ही डील की जाएंगी। ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत ये काम किया गया है, जहाँ पर जुडिशरी को कंप्यूटराइज किया जाएगा और डिजिटलाइज किया जाएगा, ताकि जो जस्टिस सर्विस है उसको एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाया जा सके। कब लॉन्च किया गया था, 2007 में, अंडर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत। ठीक है, यानी ईज ऑफ गवर्नेंस का मॉडल है ये हमारा एग्जाम्पल, ई कोर्ट मिशन। या और हम पेंडेंसी जैसे केसेस होते हैं तो वहाँ पर इसको कोट कर सकते हैं ई कोर्ट मिशन को, एंड सिक्किम का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नेशनल कंप्लायंस रिडक्शन एंड डी रेगुलेशन इनिशिएटिव। ये भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बनाया गया है। इन्होंने बोला है कि त्रिपुरा जो है वो फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसने सारे के सारे प्रायोरिटी एरियाज को कंप्लीट कर लिया है अंडर डी रेगुलेशन फेज ऑफ नेशनल कंप्लायंस रिडक्शन एंड। ये जो इनिशिएटिव, ये देखो, ये तो इनिशिएटिव का नाम है, इसके अंतर्गत जो है डी रेगुलेशन फेज 2 चला हुआ था। ठीक है, इसके अंतर्गत फिर त्रिपुरा ने ना फर्स्ट स्टेट बन गया जिसने सारे के सारे काम कर लिए हैं। डी रेगुलेशन का मतलब क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री है वहाँ पर सरकार की ओवरसाइट को कम करना या फिर एलिमिनेट करना। ठीक है, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बनाया जा सके, लोग अपना काम आसानी से कर सके। ये जो टास्क फोर्स है 2025 में बनाई गई थी कैबिनेट सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप के अंतर्गत, जो कि आइडेंटिफाई करेगी रिडंडेंट एंड आउटडेटेड कंप्लायंस एंड रिकमेंड करेगी कि किस तरह से रैशनलाइजेशन किया जा सकता है, और स्टेट्स को भी गाइड करेगी कि आप लॉज को अमेंड करिए, क्या क्या प्रोसीजर्स आप अपना सकते हैं। तो फेज़ 2 2026 में रोल आउट किया गया था। ठीक है, जहाँ पर लैंड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यूटिलिटीज़, परमिशंस, इन्वायरमेंट वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी बातों पर ध्यान दिया गया था। सो पॉलिटी का हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमारा जो OCI वाला है उसको हम अलग से करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड क्योंकि कई बार न्यूज़ में आ रहा है तो मे बी पॉसिबल कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा सके। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड इफ़ यू लाइक, then please if you like my video, please like, subscribe